नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारलॉक ऑफ द मेगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में चैप्टर 406 जिसका नाम है इंटर्न प्लानर एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज लेलिन पहली बार एस्ट्रल गेट एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। कॉस्मिक फिशिंग, स्पाशियल स्ट्रॉम और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवील। तो सीधा चलते हैं। चैप्टर शुरू होता है जहां रॉबिन ने लेलिन को वार्न किया था कि एस्ट्रल गेट के डेंजर के बारे में, वाइट टेरर इंसिडेंट सुनाया था, लेकिन लेलिन का जवाब था बिल्कुल कॉन्फिडेंट से भरा हुआ। लेलिन कहता है आगे, ड्यूक गिलबर्ट ने मुझे पहले ही सब डेंजर डिटेल में बता दिए हैं। फिर उसने अपनी कोर साइकोलॉजी शेयर की। अगर हम दूसरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनकी यूनिक नॉलेज और रिसोर्स नहीं लेंगे, तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? नॉलेज की तलाश में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रॉबिन ने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, तो प्रोटेक्टिव गियर तैयार करो और जो स्केप स्पेल होता है उसे भी याद कर लेना। दोस्तों, लेलिन और रॉबिन का ये एक्सचेंज दिखाता है कि दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। रॉबिन कॉशियस है, लेलिन बोल्ड और ड्राइवर है। दोनों गिलबर्ट के बेसमेंट लेबोरेटरी में पहुंचे। ये जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। चारों दीवारों पे इंटीग्रेटेड रूइन और ग्राफिक थे। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की लेलिन ने एक नज़र में कुछ ऐसा रूइन देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेनिन ने आइडेंटिफाई किया हाई लेवल एयर आइसोलेशन रूइन, और ये फ्लॉड रूइन पैटर्न लगता है ट्वाइलाइट के एंशियंट रिकॉर्ड में कभी दिखाई नहीं था। एआई चिप ने तुरंत सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया यहाँ पर, और साथ में एक काली प्रोटेक्टिव फिल्म लेनिन के पूरे बॉडी पर एकदम समा गई। एक बायोकेमिकल सूट था ये, मतलब उस सूट की तरह ही था जो दूसरी वर्ल्ड से आने वाले कोई भी पोल्यूशन को रोक सकता था। लैब के सेंटर में एक मैसिव स्टारलाइट फॉर्मेशन थी। अंदर कुछ था, लेकिन लेलिन की करेंटली आईसाइट से क्लियरली नहीं दिख रहा था। गिलबर्ट ने बताया, ये है एस्ट्रल गेट का साइकोलॉजिकल फिजिकल स्टेट। सिर्फ इसे खोलना ही मेरे रिसोर्स बहुत ख़त्म कर देता है, शायद बैंकरप्ट भी कर दे मुझे। ये सुन के लेलिन भी हैरान हुआ, और उसने मेंटली कैलकुलेट किया कि उसके खुद के वास्ट फंड भी ये एक्सपेंस हैंडल नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा बार करेगा तो नहीं कर पाएंगे, एक दो बार के लिए चल जाएगा। गिलबर्ट लेबोरेटरी के सेंटर में खड़े थे, एक गोल्डन ग्लोइंग मैजिक सर्कल में। स्टूडेंट, एक बुड्ढे क्रिस्टल फेज वॉरलॉक समेत सब बाहर खड़े थे। गिलबर्ट बोला, एस्ट्रल गेट अभी मिनिमम लेवल पे है, सिर्फ स्पिरिचुअल फोर्स कोऑर्डिनेट मार्कर पास हो सकते हैं। एक एक करके आओ। यहाँ रोबिन भी है ना। रोबिन ने ना लेलिन को समझाया कि पहली बार है तेरा, पहले मुझे ऑब्जर्व कर ले। गिलबर्ट ने एक गोल्डन क्रिस्टल निकाला और सेंटर की ब्लू फ्लेम में फेंक दिया। बूम के साथ क्रिस्टल ने ब्लू फ्लेम से रिएक्ट किया। मैसिव गोल्डन लाइट निकली जो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो गई। फिर ब्लू एनर्जी एक्सटेंड होकर रैंक 3 वॉरलॉक के पास एक मर्क्यूरी जैसी मिरर बनी, सेंटर में एक काली रिपल के साथ। लेलिन ने फील किया, ये एंशियंट टेलीपोर्टेशन स्पेल जैसी है, लेकिन ज़्यादा क्योटिक और वायलेंट है। रोबिन ने यहाँ पर अपने सर से एक ब्राइट सिल्वर स्पिरिचुअल फोर्स निकाली, एक पावरफुल बर्ड शेप में जिसमें रूइन थे। ये सीड मिरर में चली गई। रोबिन ने एक्सप्लेन किया, ये स्पेस टाइम पोजिशनिंग एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। टेक्निकली हम कोऑर्डिनेट एस्ट्रल प्लेन में डालते हैं, कोई इंटेलिजेंट बींग उन्हें पिकअप कर ले तो कांटेक्ट होगा, लेकिन सक्सेस रेट 10,000 में से एक भी नहीं है। लेलिन ने सोच के ना आंखें घुमा ली और बोलता है, ये तो सिर्फ लक का खेल है। लेकिन रोबिन का पेल चेहरा देख के समझ गया, ये उतना आसान नहीं था जैसे सुनने में लगता था। रोबिन ने एक्सप्लेन किया, ट्वाइलाइट जोन में मैं स्पिरिचुअल फोर्स से कुछ सेंस नहीं कर सकता, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के थ्रू, लेकिन यहाँ पूरी एक दूसरी वर्ल्ड एक्सप्लोर करनी है अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से। डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर रॉबिन फेल हो गया, एकदम पेल चेहरा, और बोलता है, मेरा मार्कर स्पाशियल डिसफंक्शन से डिस्ट्रॉय हो गया। ये प्रोसेस था। मार्कर एस्ट्रल प्लेन में फ्लोट करता हुआ वर्ल्ड के बीच स्पाशियल इंटरफेरेंस के ब्रेक हो सकता है। ये कोई स्ट्रेंज बींग जो स्पेशली इस स्पेस में रहते हैं, ये मार्कर डिस्ट्रॉय करते हैं, और कभी कभी मार्कर को रिवर्स ट्रैक करके मैगस पे अटैक भी करते हैं। मतलब यहाँ पर उसने अपने जो सर था ना उससे कुछ फेंका होगा, मतलब सोल जैसा समझ लो, उसने फेंका, लेकिन वहाँ पर दूसरे वर्ल्ड में जाने से पहले स्पेस में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया किसी ने।
मतलब कोई बीइंग होगा वहाँ पर, स्ट्रेंज बीइंग, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए गिलबर्ट पूरी टाइम वॉच एकदम कर रहे थे प्रोटेक्शन के लिए। रॉबिन 2 और बार फेल हुआ, उसका चेहरा लाश जैसा सफ़ेद हो गया। दोस्तों यहाँ लेलिन ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया। ये एक वैप्योर फेज फीमेल वॉरलॉक 5 अटेम्प्ट के बाद कॉर्नर में रिकवर करने गई। रॉबिन 7 अटेम्प्ट के बाद बेयरली खड़ा था। वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन क्रिस्टल फेज 10 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर चुका था। लेलिन ने सोच के एक लंबी सांस ली और बोलता है, रैंक 3 के अंदर भी कितना बड़ा फ़र्क है। रॉबिन ने फाइनली कहा, बस अब तेरी बारी। एक और एक ना पर्पल कैप्सूल निकाल के खाया, थोड़ा बेटर फील किया उसने। लेलिन आगे आगे जाता है, बड़ी अमाउंट ऑफ ब्राइट स्पिरिचुअल फोर्स कॉन्डेंस की एक सिल्वरी वाइट सीड शेप में। वो स्पिरिचुअल फोर्स ना मिरर में डालता है वो, और जैसे पानी में गिरा हो वैसा फीलिंग आता है। लेकिन तुरंत लेलिन ने फील किया कि कनेक्शन वीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स लगा के कनेक्शन मेंटेन करना पड़ रहा है। फिर फील किया, ये सीड तो एक फ्रैगनेटिक सुनामी में जा रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ वेब के साथ ऊपर नीचे हो सकता हूँ। ग्रिमली लेलिन ने सोचा, तो सच में सिर्फ लक का खेल है। और तभी 2 बड़ी एयर टाइट्स आपस में टकराई और लेलिन का मार्कर बीच में फंस गया। लेलिन ने बचाने की कोशिश की, नहीं हुआ। टाइट ने एक मैसिव स्टॉर्म बनाया और मार्कर डिस्ट्रॉय हो गया। लेलिन ने इंटरनली कैलकुलेट किया, एक सेशन में मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट, और सब लक पे डिपेंडेंट होता है। फिर ऑटोमेटिकली उसने हाथ वेस्ट पाउच की तरफ गया, कॉइन ऑफ डेस्टिनी के लिए, लेकिन तुरंत हाथ वापस खींच लिया। याद है ना, कॉइन ऑफ डेस्टिनी वो एक पावरफुल प्रिडिक्शन कॉइन था, लेकिन उसकी लिमिटेशन थी। अगर वर्ल्ड की क्रॉसिंग से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, कॉइन तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है बिना कोई प्रिडिक्शन किए। तो ये ऑप्शन नहीं था उस टाइम में। लेलिन ने रॉबिन को एक बार और देखा और फिर दूसरा मार्कर कॉन्डेंस किया और मिरर में भेजा, और इस बार सरप्राइजिंगली स्मूथ रहा। मार्कर ट्रिबुलेंट स्पेस में गया, एक ईस्टर्न विंड ने उसे उठा लिया और दूर तक ले गया। आगे था एक मैसिव फेरी ओरा जो बढ़ती जा रही थी। लेलिन ने वैजुअली एकदम देखता रहा। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड, काफ़ी डेंजरस वर्ल्ड था, और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स भी लगा हुआ था। लेकिन लेलिन के दिल में एक आवाज़ आई, क्या लेडी लक मेरे साथ है? उसने और फोर्स लगाई, मारकर आगे बढ़ा, और तभी एक जोरदार आवाज़ आता है, कौन है? ये ब्लेजिंग फ्लेम किंग का टेरिटरी है, निकल जाओ। एक मैसिवोरा ने लेलिन का मारकर चूर चूर कर दिया। थम, लेलिन के पांव लड़खड़ा गए, नाक से खून आ गया। रॉबिन दौड़ के आया, क्या हुआ? वो पूछ रहा था। लेलिन ने बताया, लगता है मैंने एक वर्ल्ड ढूंढ लिया, लेकिन किसी ने एच पे रोक के अटैक कर दिया, खुद को किंग बुला रहा था। रॉबिन का चेहरा इंस्टेंटली समझ आ गया उसे। फिर एक कड़वाहट सी हंसी स्माइल किया उसने और बोलता है, वो था फेयरी वर्ल्ड, मोनार्क ऑफ ब्लेजिंग फ्लेम्स, ब्रेकिंग डाउन मैगोस एराग्रोन के कंट्रोल में। रॉबिन का चेहरा इंस्टेंटली उसने तो समझ लिया था, और लेलिन यहाँ पर एकदम हैरान था। वो बोलता है, पहले से कनक्यार्ड वर्ल्ड, मतलब पहले से ही ना उसमें ना कोई था लीडर। रॉबिन ने एक्सप्लेन किया इसके बारे में, और ये बहुत बड़ा रिवील था। ब्रेकिंग डाउन मैगोस, ये मॉर्निंग स्टार से भी ऊपर का रैंक है। ये लोग पहले से कुछ वर्ल्ड कॉन्क्योर कर चुके हैं और उनका फ़ायदा उठा के इस रिलम तक पहुँचे हैं। अब वो अपने कॉन्क्वार्ड वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे मैजिक मैगस के मार्कर डिस्ट्रॉय करते हैं, और रेडिएंट मून मैगस को उनके लिए गार्ड करते हैं। रॉबिन ने ग्रिमली कहा, और वो बोलता है, इसलिए मार्कर को कैमिफ्लैग करना और पावरफुल फोर्स के प्रोप से बचाना रिसर्च के लिए बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है। ये रिवील करता है कि इंटर प्लानर वर्ल्ड में भी ना एक पावर हाईरेसी है जो मॉर्निंग स्टार से भी ऊपर जाती है। तभी क्रिस्टल फेज ओल्ड मैन लूसियन ने सडनली बैकवर्ड एकदम स्टमल किया और चिल्लाया। वो बोलता है, संभलो, कुछ आ रहा है तेरी तरफ। मिरर से एक काला टेंटिकल निकल रहा था। ये था एक स्पेशल क्रिएचर, ये था स्पेस का क्रिएचर, कुछ ऑक्टोपस जैसा, लेकिन कोई सक्शन पैड नहीं थे। वो प्योर ब्लैक इल्यूजनरी बॉडी था। लूसियन ने बिना डर के रिस्पॉन्स किया, इंटीमेटिंग गेज, टॉक्सिक बाइल एक ट्रायरेंट बनी और क्रिएचर के आधे बॉडी में घुस गई। मिरर टूट गया, क्रिएचर पूरी तरह
अंदर आ गया। बॉडी पे चारों तरफ आंखें थी, बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। लेकिन फिर कुछ हुआ, और भी हुआ। टॉक्सिक बाइल का कोई असर नहीं था उसमें। लेलिन ने एआई चिप्स ने रिकॉर्ड्स एकदम रिकॉल किया। इनेट स्किल, वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल, स्पेस क्रिएचर में ये सबसे कॉमन एट्रीब्यूट है। मतलब क्रिएचर फिजिकली एकदम बहुत पावरफुल है। अटैक पास थ्रू हो रहे हैं इसके ऊपर से। क्रिएचर ने मुंह से एक काला स्मोक निकाला और एक का ना फॉर्म लिया, अटैक किया उसने। लूसियन ने अपना क्रिस्टल एकदम सामने किया, लेकिन क्रिएचर के टेंटिकल ने इजीली पेनिट्रेट कर दिया। बिल्कुल कोई रेजिस्टेशन नहीं। क्रिएचर लूसियन के चेहरे के पास आ गया। काउंटलेस दांत, यहाँ पर ना बहुत सारे दांत दिख रहे थे नीचे से। और तभी यहाँ पर क्रिएचर लूसियन तक पहुंचने से पहले एक हाथ ने पकड़ लिया उसे, और स्नैप के साथ क्रिएचर के दांत हाथ पे कट एकदम काट रहे थे, लेकिन कोई निशान नहीं था। ये था ड्यूक गिलबर्ट, बिल्कुल चिल, बिल्कुल कंपोज था। और वो बोलता है, इंटरेस्टिंग क्रिएचर, पहले कभी नहीं देखा। ये एक्सपेरिमेंट सच में वैल्यूएबल था। गिलबर्ट की एक हाथ में ब्लू फ्लेम आई, पूरे क्रिएचर को एकदम जकड़ लिया उसने। फ्लेम श्रिंक होती गई और आखिर में गिलबर्ट के हाथ में एक था ब्लू क्रिस्टल बॉल, जिसके अंदर काला ऑक्टोपस एकदम घूम रहा था, बिल्कुल एक क्यूट पॉकेट डायमेंशन की तरह। फिर गिलबर्ट ने एक गहरी सांस ली। एक बड़ा तूफान क्रिएचर हुआ, मतलब यहाँ पर क्रिएट हुआ। और वो काला स्मोक जो सबको अटैक कर रहा था, सीधा गिलबर्ट के पेट में चला गया। लेलिन की मुंह से निकल गया, सच में मॉर्निंग स्टार मैगोस। गिलबर्ट ने अनाउंस किया, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। लूसियन, तुम्हारा योगदान याद रहेगा। बाकी सबको 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट। गिलबर्ट की आंखों में चमक थी। क्लियरली वो इस नए क्रिएचर को इमीडिएटली डिसेक्ट करना चाहता था। लैब से बाहर आते वक्त रॉबिन ने इंट्रोड्यूस किया करवाया लूसियन, सीक्रेट मतलब क्रिस्टल फेज ओल्ड मैन, जो एक्चुअली बहुत हर्ट होने से बचा था। कैसे रैंक 3 फीमेल वॉरलॉक। यहाँ पर दो लोगों ने फाइट किया था, एक तो लूसियन और एक था केसा। केसा, अरे यार लड़की का नाम केसा है, छोड़ो। केसा, हाँ केसा, रैंक 3 वॉरलॉक थी वो भी। दोनों ने लेलिन को एकदम वार्म वेलकम किया, फिर जल्द से चले गए वहाँ से रिकवर होने के लिए। लेलिन उन्हें जाते देखा और एक बात नोटिस की उसने। उस क्रिएचर के अपीयर होने के बाद लेलिन को 9 बार प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा। इंटरप्लानर एक्सपेरिमेंट में सिर्फ फिजिकल डेंजर नहीं, कॉन्टेमिनेशन भी एक रियल रिस्क है। लेलिन ट्रेडिंग हॉल में जाता है यहाँ पर। पहले वो स्क्रीन पे एक स्पेसिफिक पोस्ट ढूंढने लग गया। वो लाइव सीड वाला पोस्ट है जिसमें मेल वॉरलॉक अपने सीड बेच रहा था। लेलिन देखना चाहता था कितना पॉपुलर था वो। दोस्तों बहुत सारे मैसेज थे उसके नीचे। लेलिन स्पीचलेस हो गया और जल्दी से आगे बढ़ गया। स्क्रीन पे एक इम्पोर्टेंट लिस्टिंग दिखी। रैंक 3 वैपियर फेज स्पेल फॉर्मेशन, 1,00,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट। ये एग्जैक्टली था जो लेलिन को चाहिए था। रैंक 3 में एडवांसमेंट कैसे होती है, क्विक एकदम समझते हैं। ब्राइट सिल्वर स्पिरिचुअल फोर्स, वैपियर फेज, हाइड्रो फेज आता है उसके बाद, और उसके बाद आता है क्रिस्टल फेज, और उसके बाद आता है पॉइंट मास, और उसके बाद ही आता है लेवल 4 मॉर्निंग स्टार। लेलिन अभी रैंक 3 में जस्ट इंटर्ड था वैपियर फेज में। उसको अभी हाइड्रो फेज, क्रिस्टल फेज और पॉइंट मास पास करके मॉर्निंग स्टार में जाना है। इस स्पेल फॉर्मेशन से साथ में पोशन और मेडिटेशन, वैपियर फेज सिर्फ टाइम की बात थी। ये स्पेल फॉर्मेशन जो अभी इसमें दिखा रहा था ना। और ना यहाँ पर ना एक और इम्पोर्टेंट बात, हाइड्रोफेज वहाँ पर पहुँचने के बाद ना मैगोस इंडिपेंडेंटली एस्ट्रल गेट इंटर कर सकते हैं मैगस टावर की हेल्प से। लेलिन ने आगे सोचा, खुद का एस्ट्रल गेट बनाना चाहता था वो। गिलबर्ट ने ब्लूप्रिंट उससे तो मिल सकते हैं, लेकिन रीजनेबल प्राइस चाहिए होगा उसे। लेकिन एस्ट्रल स्टोन ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एस्ट्रल स्टोन एस्ट्रल गेट बनाने के लिए कंपलसरी मटेरियल है। ओरिजिन अननोन है। मॉर्निंग स्टार मैगस के अपने सर्कल में ही रहते हैं, कभी बाहर नहीं आते। और एक्सपेरिमेंट में एनर्जी यूज होती है, तो मॉर्निंग स्टार मैगस के पास खुद के लिए भी कम पड़ती है। मतलब खरीदना नियर इम्पॉसिबल था। लेलिन ने सब कैलकुलेट किया और एक क्लियर शॉर्ट टर्म प्लान बनाया। पहला गोल था कंट्रीब्यूशन पॉइंट एक्यूमुलेट करो। वैपियर फेज स्पेल फॉर्मेशन खरीदनी है, 1,00,000 पॉइंट चाहिए। और दूसरा गोल था रैंक 3 के लिए स्पिरिचुअल फोर्स पोशन हासिल करो,
फास्टेस्ट और सेफेस्ट मेथड था ये पोषण के लिए। और एक और ना सोर्स दिखा स्क्रीन पे, पोषण मास्टर के लिए हाईली पेड रिक्वेस्ट था वहाँ पर। लेकिन जो खुद एक एक्सपर्ट पोषण मास्टर है, उसने स्क्रीन में देखा और सोचा ये तो मेरा ही काम है। और वो पोषण मास्टर जो है ना, उसके लिए 3 साल तक ना वहाँ पर काम करता है। और 3 साल बाद का सीन देखते हैं हम। लेनिन का मैनर अब बिल्कुल अलग था। स्लेब्स, मेट्स, एक्लोटी, सब कुछ एकदम सही था, एक फंक्शन इन स्टेट की तरह। मतलब बहुत अच्छा एक स्टेट ही बन चुका था, देश बना लिया था उसने। लेनिन ने अपने टेरिटोरी के गिफ्टेड लोगों को यहाँ लाया था। वॉरलॉक वैसल उन्हें गाइड करते थे। और कभी कभी लेनिन खुद भी एकदम वहाँ पर पढ़ाता था जब मूड अच्छा हो तो। अब रोबिन लेनिन के साथ बात कर रहा था। हाथ में एक टेस्ट ट्यूब था जिसमें ना पर्पल लिक्विड था, रंग बदलता हुआ ब्यूटीफुल लग रहा था। रोबिन ने कहा, लेनिन, सीधा बोलूंगा, तेरी पोशनरिंग एबिलिटी ने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज कर दिया। इन 3 सालों में लेनिन ने पोषण बेच के और क्लान मेंबर के लिए पोशनरिंग करके दोनों रेपुटेशन और वेल्थ कमाए थे। लेनिन की सक्सेस रेट ओरोबोरस क्लान के ऑफिशियल पोषण ग्रैंड मास्टर से थोड़ी कम थी, लेकिन उसकी फीस काफ़ी कम थी। मतलब फीस जो होता है ना, पैसा काफ़ी कम था। और ग्रैंड मास्टर के शेड्यूल्स ऑलरेडी फुल थे, तो लेनिन के पास बहुत काम आता था। और बोनस, हर नए रेसिपी के साथ एआई चिप का डाटाबेस और बड़ा होता गया। रोबिन ने केयरफुली लेनिन को देखा और बोला, तेरी स्पिरिचुअल फोर्स ऑलमोस्ट वैप्योर फेज के लिए रेडी है ना? लेनिन ने कॉन्फिडेंटली बोला, हाँ, वैप्योर फेज स्पेल फॉर्मेशन खरीदने का प्लान है, जल्दी ब्रेक थ्रू करूंगा। रोबिन ने हेल्पफुल ऑफर किया। स्पेल फॉर्मेशन और मटेरियल मिला के रफली 1.5 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट लगेंगे। अगर शॉर्ट है तो मैं उधार दे सकता हूँ। यहाँ पर लेनिन ने शुक्रिया कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहा था। लेनिन के पास एक्चुअली ना काफ़ी रिसोर्स थे, लेकिन वो अपनी फुल वेल्थ रिवील नहीं करना चाहता था। एक स्ट्रेटेजिक पॉवर्टी का एकदम ना फेस उसको ना कुछ रिवील ही नहीं करना था यहाँ पर। इन 3 सालों में लेनिन ने पोशनरिंग से कंट्रीब्यूशन पॉइंट कमाए थे, क्लान के स्टोर से स्पिरिचुअल फोर्स पोशन खरीदे थे, किमियोन पुपिल फोर्थ लेयर को गाइड की तरह यूज किया था। और रिजल्ट ये है कि स्पिरिचुअल फोर्स 215 से बढ़ के 240 हो गया है और ब्रेक थ्रू बिल्कुल रेडी है। लेनिन ने रोबिन को एक फोल्डर दिया, ये क्लान को देना चाहता हूँ, इसे वहाँ पर पहुँचा दो। रोबिन ने फोल्डर खोला और एकदम से सीधा हो गया। सरप्राइज था उसको। और वो बोलता है, तू तू अपना हाई ग्रेड पोशन ऑफ ट्रैंक्विलिटी फॉर्मूला क्लान को दे रहा है? ये याद है ना, ये वही पोशन था जो लेनिन ने ग्रेट मैगस सेरलम से सीखा था और बाद में इम्प्रूव किया था वॉरलॉक की इमोशनल इंस्टेबिलिटी कंट्रोल करने के लिए। इन 3 सालों में ये पोशन लेनिन की सबसे बड़ी इनकम सोर्स बन गई थी। लेकिन लेनिन ने डिसाइड किया, फॉर्मूला क्लान को दे दो। क्यों? सिंपल लॉजिक था। पोषण बनाना टाइम कंज्यूमिंग था और ये एक एडवांस पोषण था। नॉर्मल पोषण मास्टर हाई सक्सेस रेट अचीव नहीं कर सकते। मतलब फॉर्मूला देने के बाद भी लेनिन की वैल्यू कम नहीं होगी। अगर चाहे तो वापस इस बिजनेस में आ सकता है वो। रोबिन ने कैलकुलेट किया, अकेले ये फॉर्मूला 25,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट वर्थ का है। फिर रोबिन ने हंसते हुए कहा, लगता है तुझे पॉइंट मतलब पॉइंट जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेनिन ने सैड फेस बना के कहा, यार, मैं तो तुमसे उधार मांगने वाला था, अभी भी थोड़ा शॉर्ट हूँ। रोबिन को थोड़ा क्लोजर फील हुआ। ये था लेनिन का सोशल इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजिक, बहुत मतलब दिखाने वाला। रोबिन ने पूछा, तेरी मैगोस टावर कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन का खर्च सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या, है ना? यहाँ पर ना लेनिन ने बिटर स्माइल किया और हाँ ही बोल देता है। लेकिन सच ये था कि टावर की कंस्ट्रक्शन मोस्टली कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ डिटेलिंग और डेकोरेशन बाकी था। लेकिन लेनिन के स्टैंडर्ड एक्सपेंशनली हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई थे। हर मटेरियल प्रीमियम चाहिए था। रिसोर्स माउंटेन जितनी एग्जॉस्ट हुई थी वहाँ पर। रोबिन ने लेक्चर दिया, मैंने पहले कहा था ना, स्टैंडर्ड थोड़े कम रखो, ये हेडक्वार्टर में बनाओ, देखो अब क्या हुआ। फिर रोबिन ने अपनी खुद की मेमोरी में एकदम छलांग मारी और बोलता है, जब मैं अपनी टावर बना रहा था, फैमिली और क्लान सपोर्ट के बावजूद
ऑलमोस्ट अपने आप को बेचने की नौबत आ गई थी। लेलिन ने आंखें घुमा ली और रॉबिन से डायरेक्टली पूछा, सीनियर कितना उधार दे सकते हो? यहाँ पर थोड़ी देर में ना लेलिन बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट लेकर ट्रेडिंग हॉल में पहुंच जाता है। उसने एआई चिप को करंट स्टैट रिपोर्ट करने को कहा। स्ट्रेंथ था 23.6, एजिलिटी 20.1, वाइटलिटी 39.1, पहले 35.7 था, इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। स्पिरिचुअल फोर्स 240.5, पहले 215.3 था। मैजिक पावर 240, वाइटलिटी में ये इंक्रीज इंटेंशनली किया गया था। लेलिन ने इन 3 साल में वाइटलिटी जो होता है उसे बूस्ट करने वाले पोशन और एल्केमिस्ट स्पेल फॉर्मेशन खरीदे थे, क्योंकि वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग हो तो जो वाइटलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो स्पिरिचुअल फोर्स कल्टीवेट करना आसान होगा, बॉडी कोलैप्स नहीं करेगा। रिजल्ट ये हुआ कि वाइटलिटी ऑलमोस्ट 40 जो है वहाँ तक पहुँच गई थी, जो टेरिफाइंग लेवल था। लेलिन की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि रिकवरी स्पीड बहुत फास्ट था। रैंक 2 से नीचे किसी को भी हाथ से लड़ सकता था बिना स्पेल के। और अब स्पिरिचुअल फोर्स 240 बैपियर फेज ब्रेक थ्रू बिल्कुल रेडी था। लेलिन ने ना कमांड दिया, ए चीफ मेरी करंट इस कंडीशन को सिमुलेट करो और बैपियर फेज के लिए एग्जैक्ट कंडीशन कम्यूट करो। दोस्तों एक सेकेंड समझो, यहाँ पर जरूरी है। लेलिन ने पोशनरिंग रिवील क्यों की और क्यों सिर्फ यहाँ पर की? साउथ कोस्ट में लेलिन रैंक 1 मैगोस था, पोशन ग्रैंड मास्टर लेवल स्किल था उसके पास, बहुत डेंजरस होता अगर रिवील करना होता तो। और यहाँ पर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में रैंक 3 वॉरलॉक गिलबर्ट का स्टूडेंट। अब ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो वर्थ इट था, लेकिन पूरी एबिलिटी नहीं दिखाई उसने, क्योंकि एक एआई चिप की हेल्प से जो लेवल था वो नियर लेजेंडरी था, बहुत सस्पिशियस लगता। और दूसरा पोशनरिंग से रेयर रेसिपीज कलेक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मनी से, और ये साइलेंटली कर रहा था वो। तीसरा था फॉर्मूला ट्रेड से कंट्रीब्यूशन पॉइंट कमाना, एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी। लेलिन ने बेसिकली 3 साल में एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाया। पोषण से इनकम किया, इनकम से स्पिरिचुअल फोर्स पोषण की खरीदे, और स्पिरिचुअल फोर्स पोषण से एडवांसमेंट किया। एआई चिप ने 3D होलोग्राम यहाँ पर बनाया लेलिन की इमेज, और फिर रैपिड कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आया। ब्रेक थ्रू कंडीशन, सफिशिएंट स्पिरिचुअल फोर्स, और कोरोसिव रिजल्ट का ब्लड लाइन एसन भी है। 3 पोशन है, पर्पल लीफ स्नेक स्केल फ्रूट भी है, और कंप्लीट बैपियर फेज स्पेल फॉर्मेशन भी है। इसका सक्सेस रेट है 86.9%। लेलिन ने मुट्ठी बीची, ऑलमोस्ट 90% उसके लिए इनफ था। नॉर्मल मैगस के पास एआई चिप जैसा कोई प्रिसाइज कैलकुलेशन टूल नहीं होता, वो रफ एस्टिमेट पे डिपेंड करते हैं। 50% सक्सेस रेट भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और लेलिन के पास ऑलमोस्ट 87, ये एक मैसिव एडवांटेज था उसके लिए। लेलिन ने एक बार फिर फील किया एआई चिप उसकी सोल के साथ फ्यूज होने के बाद कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा था। इसका प्रेडिक्टिव पावर अब पिछले वर्ल्ड के बेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ट्रेडिंग हॉल में लेलिन ने सब मटेरियल खरीद लिए, कोरोसिव लिजार्ड ब्लड लाइन एसेंस, पर्पल लीफ स्नेक स्केल फ्रूट, बैपियर फेज स्पेल फॉर्मेशन, सब कुछ खरीद लिया। 3 साल की पोशनरिंग इनकम और रॉबिन के लोन के साथ फंड कंप्लीट हो चुका था। लेकिन ट्रांजैक्शन के बीच एक न्यूज मिली जो लेलिन को क्यूरियस कर गई। मेरिंडा और फ्रिया वापस आ गई हैं, लेकिन सीरियसली इंजर्ड हैं। ये दोनों हाइड्रोफेज रैंक 3 वॉरलॉक थी। ब्लड लाइन के साथ उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी हाई थी। इतना सीरियसली हर्ट होना कोई बड़ी बात थी यहाँ पर। लेलिन ने यहाँ पर उस स्किनी ट्रेडर से पूछा, जो बहुत ना नर्वस, एकदम नर्वसली आंसर कर रहा था, क्योंकि लेलिन उसका बिग कस्टमर था। ट्रेडर ने धीरे से बताया, किसी मिस्टीरियस पर्सन ने उन्हें रुइंस एक्सप्लोर करते वक्त अटैक किया। सेकेंड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं। लेलिन ने नोट किया और जल्दी से ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके टेरिटरी की तरफ निकल गया। उसे जल्दी ब्रेक थ्रू करनी थी। दोस्तों अब यहाँ पर ना हमें दिखता है, इमेजिन करो ओविनिक्स कैसल, ये वही कैसल है। ये ना जो कंप्लीट हो गया है, पूरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ग्रेनाइट से बनी हुई है।
अर्थ एलिमेंट स्पेल से रॉक के बीच गैप फिल कर दिए गए हैं। एक सीमलेस मैसिव फोर्ट बन गया है। बाहर से देखने में ग्रैंड, एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यह था लेनिन के टेरिटोरी का कोर। बहुत ज़्यादा एस्टिमेट दिया था। कुछ हजार सोल्जर के साथ 50,000 इलाइट ट्रूप का अटैक रोज झेल सकता था ये कैसल। आम इंसान के वार कॉन्टेक्स्ट में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा कारपेट लगा हुआ था। सिल्वर कप रखे गए थे। गोल्डन लैंप लगाया गया था। लग्जरी जो रॉयल पैलेस को भी शर्मिंदा करे। एक नॉर्मल नोबेल के लिए ऐसी लग्जरी क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट करती है। लेकिन लेनिन वो एक रैंक 3 वॉरलॉक था। जो भी नेगेटिव सोचता था वो डिसअपेयर फील करता। लोग सिर्फ एप्रिसिएट कर सकते थे उसको। उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं करते। कैसल के मेन गेट पे कुबलर बटलर यूनिफॉर्म में खड़ा था। एनर्जेटिक और रेडी था वो। पीछे रॉयस और एलेस्टोर दोनों के एकदम काम, वो लोग ना बराबर काम कर रहे थे। लेनिन ने कैजुअली नोट किया, अच्छा काम है। कुबलर ने रिपोर्ट देना शुरू किया। मास्टर, टेरिटोरी में टोटल 13,572 सोल्जर हैं। एकदम पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेनिन ने हाथ उठाया। रिपोर्ट लिख के देना बाद में, पहले मैगस टावर दिखाओ। मतलब ना रिपोर्ट जो है यहाँ पर लिख के दे दो मुझे, लेकिन पहले मैगस टावर दिखाओ। ये लाइन सब कुछ ना बोल देती है। ओइनिक कैसल में, यहाँ पर ओइनिक कैसल में लेनिन ने 10 गुना कम इन्वेस्ट किया था। यहाँ पर मैगस टावर के कंपैरिजन में, हाँ, मैगस टावर में ना इससे 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है उसने। कैसल तो सिर्फ एक फ्रंट था। मैगस टावर उसकी असली होम थी। ओइनिक्स कैसल के पास एक पहाड़ पे कंस्ट्रक्शन साइट था। वर्कर भाग दौड़ कर रहे थे। लेनिन ने नोटिस किया ऑर्डिनरी ह्यूमन स्लेव्स नहीं थे यहाँ पर। क्योंकि ना मैगस टावर के स्पेशल कंस्ट्रक्शन मटेरियल से ऑर्डिनरी मैगस कंटीनमेंट एकदम ना जख्मी हो जाते प्यूरिफिकेशन टावर के बावजूद, और मर भी जाते। तो कोई खास स्लेव्स चाहिए थे और लेनिन ने उन्हें ढूंढा, और ये था स्टोन ट्राइब। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है। लेनिन ने ये स्टोन ट्राइब के बारे में पढ़ा था एंशिएंट स्पिरिट स्लेइंग सेक्ट के पॉकेट डायमेंशन से मिली एक बुक में, टूरिन लैंग्वेज में लिखी थी, जो उसने डिकोड किया था। स्टोन ट्राइब एक स्पेशल ह्यूमन रेस है। नेचुरली बड़े कद के होते हैं। स्किन पत्थर जैसी हार्ड होती है। डिफेंसिव स्पेल जैसी प्रोटेक्शन नेचुरली एंशिएंट मैगस के फेवरेट कंस्ट्रक्शन स्लेब थे। बहुत ही एंशिएंट स्ट्रक्चर इन्होंने ही बनाए थे। ट्वाइलाइट जोन और साउथ कोस्ट में भी होते हैं, लेकिन यहाँ सेंट्रल कॉन्टिनेंट में भी मिलेंगे हाई क्लास स्लेब के रूप में। एकदम यहाँ पर बिक रहे थे। एक नौजवान वॉरलॉक आयरन व्हिप लेकर स्टोन ट्राइब स्लेब्स को एलियन लैंग्वेज में चिल्ला रहा था, जल्दी करो वरना आज रात एलोय रोड्स नहीं मिलेंगे। लेनिन ने आने से जो कंस्ट्रक्शन साइट के ना मैगस ना अटेंशन में आ गए थे। जल्दी ही एक बहुत हैंडसम और यंग लुकिंग मैगस आया। लेनिन के सामने झुका और बोलता है, मास्टर। लेकिन उसकी आवाज़ ना बिल्कुल बुढ़े इंसान जैसी थी। ये था मैगस का इफेक्ट। कुछ मैगस का अपीयरेंस एज के साथ नहीं बदलता, लेकिन आवाज़ या कोई चीज़ ना बिट्रे कर देती है। ये ना एक्चुअली ये था ना पार्कर था इसका नाम। मैगस टावर का कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज था ये। लेनिन ने सीधा पूछा, पार्कर, टावर का प्रोग्रेस क्या है? तो यहाँ पर ना देखते हैं, यहाँ पर ना इन 3 सालों में लेनिन ने सिर्फ पोषण नहीं बना रहा था वो एक्चुअली। रोबिन और सीनियर के सपोर्ट ने उसने अपने लिए एक नेटवर्क बिल्ड किया था, एकदम ऑर्गेनाइजेशन जैसा। ओरोब्रोस क्लैन में एक फिक्स्ड ट्रेडिशन है, लोअर ब्लड लाइन वॉरलॉक नेचुरली हायर ब्लड लाइन एक्सपर्ट को सपोर्ट करते हैं। लेनिन प्योर जाइंट किमियन सर्पेंट वाला ब्लड लाइन है। गिलबर्ट का स्टूडेंट भी है और बाउंडलेस पोटेंशियल था। तो नेचुरली कुछ लोग उसकी तरफ आना चाहते थे, और उसका सबसे बड़ा गेन था पार्कर। पार्कर एक ब्लैक हॉरल स्नेक वॉरलॉक था। रोबिन ने इंट्रोड्यूस कराया था। रैंक 3 था, लेकिन उसकी लिमिट यही तक थी। एडवेंचरस लाइफ की वजह से बॉडी में इंजरीज और पॉइजन एक्यूमुलेट हो गया था। वेपियर फेज भी नहीं पहुंचा था और कभी पहुंच भी नहीं सकता था। पार्कर लेनिन के साथ इसलिए ज्वाइन हुआ कि अपनी ना फैमिली के लिए फ्यूचर रेडी कर सके। लेकिन ना रैंक के हिसाब से पार्कर लेनिन का सबसे पावरफुल वेसल था। लेनिन ने उसे वेल ट्रीट किया था और उसके ग्रैंडसन को अपना डिसाइबल भी लिया था बॉन्ड और मजबूत करने के लिए।
ये है लेलिन की लीडरशिप, हर रिलेशनशिप में म्यूचुअल बेनिफिट लेता है। पार्कर ने रिपोर्ट दी, मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ और मेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो भी गया है, बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। लेकिन एनर्जी सर्किट और स्पेल फॉर्मेशन ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं मास्टर, मैं ये जिम्मा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेलिन खुश हुआ, पार्कर जानता था कि क्या करना है और क्या नहीं, समझदार वैसल था। लेलिन ने कंस्ट्रक्शन जो है ना, कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ ना नजर डाली। एक टॉल ब्लैक स्पायर खड़ा था, एक मैसिव पावरफुल, जैसे पूरी दुनिया को अपनी प्रेजेंस के एक एहसास दिला रहा हो। ये था लेलिन का मैगस टावर, उसकी असली घर, उसका सीक्रेट रिसर्च बेस, उसका फ्यूचर कॉस्मिक गेट। पार्कर ने रिपोर्ट कंटिन्यू किया। और एक और बात, फियंस फैमिली ने कांटेक्ट किया था। लेलिन का एक पांव उठा और बोलता है, फियंस फैमिली, फ्रेया की फैमिली। पार्कर ने बताया वो टॉप ग्रेड मेगस टावर कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्काउंट पे देना चाहते हैं और हेल्प जो है वो करने की ऑफर कर रहे हैं। ये था फ्रेया की फैमिली का कैलकुलेटेड मूव, सीधा, दूर से भी ज़्यादा सीधा अप्रोच करो। और अप्रोच करो ऐसा कि मतलब यहाँ पर ना वो लोग भी यहाँ पर क्या चाहते हैं समझ तो गए होंगे। लेलिन ने पार्कर को एकदम लंबी ग्लेयर दी। पार्कर ने सर झुका लिया। लेलिन ने क्लियरली ऑर्डर दिया, सारी चीज़ें फुल प्राइस पे खरीद लो, डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं, और उनकी कोई भी हेल्प रिजेक्ट कर दो। पार्कर ने हाँ कह दिया, लेकिन अंदर से थोड़ा पीटी फील कर रहा था अपने आप को। फियन फैमिलीज बहुत ज़्यादा प्रेस्टियस थी, 1000 ईयर ओल्ड पुरानी फैमिली, और बहुत बड़ा बैकग्राउंड था। उनका सपोर्ट टावर कंस्ट्रक्शन को बहुत स्मूथ बना देता। लेकिन लेलिन का लॉजिक एकदम क्लियर था, एक, अगर डिस्काउंट लो तो ये लोग और बेट डालेंगे और फिर ट्रैप में फंसोगे। दूसरा, लेलिन के पास टॉयलेट जोन का सारा लूटा हुआ वेल्थ ऑलरेडी था, ज़रूरत नहीं थी उसे। तीसरा, ये सेमलेस होता, फ्रेया की फैमिली का काम करवा लो और उन्हें इग्नोर करो। ये लेलिन की वैल्यूज के अगेंस्ट था, जब तक जेन्युइनली डेस्परेट ना हो। यहाँ पर रात को ओनिक्स कैसल में कैंडल्स, ऑयल लैम्प्स और इटर्नल लाइट स्पेल से पूरा कैसल चमक रहा था। दूर से एक ब्लेजिंग कॉलम ऑफ फायर जैसा लग रहा था। कैसल में ग्रैंड फीस्ट था, तमाम सबॉर्डिनेट और वेजल्स एक साथ यहाँ पर डिनर में बैठे हुए थे। फिर लेलिन ने अकेले अपने बेडरूम में आ गया वो। ये बेडरूम ऑनिक्स कैसल के सबसे सिक्योर एरिया था। इलाइट ह्यूमन ट्रूप्स, डिटेक्शन, स्पेल फॉर्मेशन, गार्ड, वॉरलॉक, सब लेयर बाय लेयर था। लेलिन ने आंखें ना एकदम बंद की, मेंटली कैसल के पूरा सिचुएशन स्कैन किया। पार्कर और बाकी सब अच्छा कर रहे थे। फिर उसने सोचा, ओनिक्स कैसल को ट्रूली मैगस प्रूफ फोर्ट्रेस बनाने में 100 साल लगेंगे। हाई ग्रेड हाई रैंक मैगस की रेडिएशन स्लोली कैसल को स्ट्रेटन करती रहेगी। इवेंचुअली कैसल को अपनी स्पिरिट तक मिल सकती है, स्ट्रेंज क्रिएचर जन्म ले सकती है। यही थी एंशिएंट कैसल की स्ट्रेंथ का राज, जितना पुराना उतना ज़्यादा मिस्टिकल। लेलिन ने अपनी थॉट रोक दी और बेड पे ना एक बटन दबाया। मैकेनिकल साउंड, बेड खुल गया। नीचे एक सीक्रेट पासवे था। लेलिन अंदर घुस गया। पैसेज ने खुद एकदम अपने आप बंद हो गई, बाहर से कोई निशान नहीं था। पासवे काफी लंबा था। यहाँ पर ना लेलिन हजारों मीटर नीचे पहुंचा। वहां था एक स्टैंडर्ड अंडरग्राउंड लेबोरेटरी, चारों तरफ रुइंस, एनर्जी डिसिपेशन रोकने के लिए और ओरा का आइसोलेशन के लिए। लेलिन ने इंटर किया। एक डिफेंस लाइट स्क्रीन पे पासवे बंद कर दी उसने। यहाँ पर पूरी तरह अपने आप को लॉक कर लिया, जो क्लियरली एक बहुत पावरफुल डिफेंसिव स्पेल था। लेलिन ने सोच लिया, ये क्रूड है लेकिन अभी के लिए काफ़ी है। जब तक मैगस टावर कंप्लीट ना हो, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट यहीं होते रहेंगे। उसने स्पाशियल पाउच एकदम थपथपाई, 3 चीज़ें नीचे आ गई और ये 3 आइटम थे। पहली, जाइंट ग्रीन क्रिस्टल, वेप्योराइजेशन स्पेल फॉर्मेशन अंदर रुइन के फॉग की तरह शिफ्ट हो रही थी। और दूसरा था ब्लैक हेल शेफ्ट वेसल, कोरसिव लिजार्ड का ब्लड एसेन और ग्रीन ब्लड, बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल था। तीसरी ट्रू यहाँ पर ना तीसरा था कि 3 पर्पल फ्रूट। पहला था पर्पल लीफ स्नेक स्केल फ्रूट, एप्पल जैसी शेप और ऊपर स्नेक स्केल। एआई चिप ने स्कैन किया, सब वेरीफाई हो गया, कोई गलती नहीं था यहाँ पर। फिर लेलिन ने बोला, चलो शुरू करते हैं। वो क्रॉस लेग्ड स्पेल फॉर्मेशन के सेंटर में बैठ गया।
एक हाथ की मूवमेंट, दो पर्पल मैजिक क्रिस्टल एसेंस फॉर्मेशन के ग्रुप में चले गए और वेपोराइजेशन स्पेल फॉर्मेशन कांपने लगा। रूइंस वायलेंटली एकदम शेक कर रहे थे। एआई चिप ने बोला, होस्ट बॉडी बिगिनिंग अटेम्प्ट टू ब्रेक थ्रू पेपियर फेज बोटलनेक बिगिनिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग। अब लेलिन की आंखों से दो काली स्ट्रिक निकली सीधा ब्लैक सेल में। प्लॉप के साथ ग्रीन ब्लड पप्पल करने लगा, मिस्ट उठने लगी और मिस्ट से एक बड़ा ग्रीन लिजार्ड बना हवा में। ये था कोरोसिव लिजार्ड। उसकी स्किन पे कोरिजन के निशान, अंदर से हड्डियां और ऑर्गन्स थोड़े दिखते थे। क्रिपी लेकिन पावरफुल था। लिजार्ड ने अपना पंजा जमीन पे मारा जैसे कुछ ट्राई करना चाहता हो, और ये देख के लिलिन के बॉडी में जाइंट किमियोन सरपेट ब्लड लाइन हिलने लगा। जाग उठी थी, चैलेंज फील कर रही थी वो। उसके बॉडी में ना जो जाइंट किमियोन सरपेंट का ब्लड लाइन है ना, वो सडनली एक्टिवेट हो जाता है। ये ब्लड लाइन एक एंशिएंट और टेरिफाइंग क्रिएचर का है जो कि मॉर्निंग स्टार लेवल का पावरफुल रखता है। मतलब ये रैंक जो है ना, रैंक 4 का पावर रखता है। मतलब एक फुल्ली ग्रोथ जाइंट किमियोन सरपेंट बहुत ही ओवर पावर्ड होता है। और जब भी ना कोई किमियन ब्लड लाइन वॉरलॉक रैंक 4 से नीचे होता है तो ये ब्लड लाइन खुद ब खुद उसकी मदद करता है एडवांसमेंट में। ये एक बड़ा एडवांटेज है ऑर्डिनरी मैगस के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर देखते हैं आगे, हर ब्लड लाइन ना इक्वल नहीं होता। जैसे कि ब्लैक हॉरल स्नेक ब्लड लाइन वाले वारलॉक, उनकी ब्लड लाइन सिर्फ रैंक 3 तक हेल्प करती है। उसके बाद वो खुद के लिए एक ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। बहुत बुरा डील है। पर लेलिन लकी है, जायंट किमियोन सरपेंट ब्लड लाइन रैंक 4 तक फुल सपोर्ट देता है। लेलिन सोचता है कि उसकी पहले की सारी ब्रेक थ्रू इसी मिस्टीरियस ब्लड लाइन एनर्जी की वजह से थी। वो अपना एआई चिप जो उसका पर्सनल सुपर कंप्यूटर जैसा है, उसे यूज करके इस एनर्जी को रिकॉर्ड करता है फ्यूचर स्टडी के लिए। अब आता है एक विजुअली इपिक मोमेंट। लेलिन के पीछे एक जाइंट किमियोन सरपेंट का पैंथोम अपीयर होता है, एक मैसिव काली सांप की छाया। उसके सामने जो कोरिजिब लिजार्ड है वो इसके कंपैरिजन में एक छोटी सी चुईया जैसी लगती है। वो बेचारा डर के सिर्फ वहां पर ग्राउल कर सकता था, और फिर वो पैंथम स्नेक उस लिजार्ड को पूरा निगल जाता है। इसके बाद लेलिन की स्पिरिचुअल फोर्स सडनली स्काई रॉकेट हो जाती है। यहाँ पर 255, 267, 289 और फाइनली 299 पर बजाकर स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पर वेपियर फेज ब्रेक थ्रू। लेलिन एक स्पेल एक्टिवेट करता है और अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को कंप्रेस करना शुरू करता है। पहले वो स्पिरिचुअल फोर्स सिर्फ एक धुंधली गिल्स एकदम सिल्वर ग्लो थी, बट अब कंप्रेशन से बाद वो एक थिक फॉग बन जाती है। यही होता है वेपियर फेज, जब स्पिरिचुअल फोर्स इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए कि उसका फिजिकल फॉर्म बन जाए। और एआई चिप अनाउंस करता है यहाँ पर, होस्ट हैज इंटर द वेपियर फेज। लेलिन की अपडेटेड स्टैट देखो यहाँ पर, स्ट्रेंथ 23.6, स्पिरिचुअल फोर्स 251.3 और मैजिक पावर 251। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल अमाउंट पहले से कम हुई पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर हो गई। होलो पावर से बेटर है और सॉलिड कंप्रेस्ड पावर है। यहाँ पर ना कोई बड़ा पावर अप नहीं हुआ बिना साइड इफेक्ट के। एआई चिप ने वार्निंग देता है यहाँ पर, लेलिन के 12.6% जो सेल है ना वो डैमेज हो गए हैं ब्रेक थ्रू की वजह से। ये तो होना ही था इतना बड़ी सर्च के बाद। लेलिन ने पहले से ही ना पर्पल लीफ स्नेक स्केल फ्रूट खरीदे थे। ये स्पेशली जायंट किमियोन सरपेंट वॉरलॉक के लिए हीलिंग फ्रूट है। वो 3 खाता है और डैमेज 9.6 फिर 2% तक आ जाता है। बाकी 2% को स्लोली प्रैक्टिस के थ्रू ठीक करना होगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, पर ब्रेक थ्रू की कीमत के सामने ये कुछ नहीं था। अब ना यहाँ पर कैसल के अंदर ग्रैंड बैंक्वेट होता है। लेलिन ने ये बैंक्वेट 2 रीजन के लिए ना ऑर्गेनाइज किया था। ओनिक्स कैसल कंप्लीट होने की खुशी में वेपियर फेज ब्रेक थ्रू सेलिब्रेट करने के लिए। बैंक्वेट में सिर्फ इनवाइटेड वॉरलॉक हैं। यहाँ पर रॉबिन, लूसियन, कैसा और काफ़ी सारे सीनियर वॉरलॉक हैं। सब लोग ड्रेस्ड बहुत इम्प्रेस्ड हैं। फीमेल वॉरलॉक गाउन में, मेल वॉरलॉक ब्लैक कोट में। एक बैंड परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, डांसर भी हैं, पोइट वगैरह भी हैं, फुल रॉयल भाई भी है यहाँ पर। एक इंटरेस्टिंग चीज़, वॉरलॉक नेचुरली हैंडसम होते हैं अपनी ब्लड लाइन की वजह से। इवन बुढ़े लोग अच्छे दिखते हैं। ब्लड लाइन के कुछ फायदे होते हैं यहाँ पर। बैंक्वेट में एक चीज़ क्लियरली विजिबल है, रैंक का हायरेसी।
रैंक 3 वॉरलॉक का अपना अलग सर्कल है। रैंक 1 और रैंक 2 वाले उनके पास खड़े हो सकते हैं सुनने के लिए, पर बात करने की उन्हें परमिशन नहीं है। रोबिन बहुत खुश है। वो लेलिन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलते हैं कि जाइंट किमियन सरपेंट वॉरलॉक के लिए बैपियर फेज रीच करने का कोई बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं है, ये उनका नेचुरल एडवांसमेंट है। और फिर कैसा अपने दो नेफ्यू नाइस को लाती है। अंकल लेलिन से मिलो, ये बोल रही थी वो। और लेलिन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि वो खुद अभी 100 साल का भी नहीं हुआ है और ये लोग उसे मतलब बड़े दिखते हैं, मतलब लेलिन से भी बड़े दिख रहे हैं और उसको अंकल बोल रहे हैं। वाह दुनिया। यहाँ पर ना लेलिन एक ना फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जर्वेशन करता है। बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये ऑब्जर्वेशन के बाद। औरवरस क्लान में ना बहुत सारे ना ट्रेडिशन और रूल हैं, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली, वो है हायरेसी। लेलिन नोटिस करता है कि पहले कैसा कैसा जो बैपियर फेज में थी उसे बिल्कुल इग्नोर करती थी, पर जैसे ही लेलिन खुद बैपियर फेज में पहुंचा, कैसा का एटीट्यूड 180 डिग्री बदल गया। वो अब इज्जत दे रही थी। लेलिन सोचता है, यार यार ये तो बहुत ही वेird है, पर यही होता है ना वॉरलॉक सोसाइटी में, रैंक ही सब कुछ डिसाइड करता है। फिर बात आती है लूसियन की, जो क्रिस्टल फेज में है और इस बैंक्वेट में सबसे पावरफुल वॉरलॉक है। वो एक कोने में अकेला बैठा एकदम ड्रिंक कर रहा है, कोई नहीं आता उसके पास और वो भी किसी को ज़्यादा नोटिस नहीं करता, पर कोई उसे रोक भी नहीं सकता क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग है यहाँ पर। रोबिन लेलिन को एक्सप्लेन करता है कि लूसियन ने बहुत मुश्किलें देखी हैं पहले, वो ऐसा ही है, पर सच्ची बात यह है कि वो तेरे ब्रेक थ्रू से बहुत खुश है, वरना वो आता ही नहीं। लेलिन समझ जाता है स्ट्रेंथ के बिना इज्जत नहीं मिलती, चाहे कुछ भी करो। अब आता है एक क्यूट पर न और थोड़ा सैड मोमेंट। लेलिन अपने अप्रेंटिस स्नोपी को इंट्रोड्यूस करता है सबसे। स्नोपी एक रिजर्व्ड लड़का है, चेहरा थोड़ा पोक मार्क्ड है, पर उसकी स्माइल में डिम्पल्स हैं। वो नर्वसली सबको ग्रीट करता है। और क्या बोले भाई। और रिजल्ट देखो, रैंक 3 वॉरलॉक ने सिर्फ एक ठंडा नोट किया कैसा के नेफ्यू नाइस, उन्होंने तो उसे नीचे से ऊपर तक देखा क्योंकि स्नोपी का ब्लड लाइन ब्लैक हॉरल स्नेक का है जो लोअर टायर का है। सब समझ गए कि लेलिन ने स्नूपी को क्यों रखा है। पार्कर जैसा एक काम का सबोर्डिनेट बनाने के लिए उसने ये सब किया है, पर जेन्युइन रिस्पेक्ट था वो उसको ना नहीं मिलता है। स्नूपी क्विकली बो करके भाग जाता है यहाँ से। लिटरली वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था अपने आप को। लेलिन ये देखकर अंदर ही अंदर क्या बोले उसको, तो मतलब वो अंदर ही अंदर बोल रहा था कि यही होती है वॉरलॉक हायरेसी। और आगे बोलता है, यहाँ पर आगे भी बोलता है, ब्लड लाइन तुम्हारा मिनिमम नहीं मैक्सिमम डिसाइड करता है। कैसा के जो दो यंगस्टर हैं उन्हें बस थोड़ी मेहनत करनी है और वो बैपियर फेज और हाइड्रोफेज तक इजीली पहुंच जाएंगे, पर क्रिस्टल फेज के लिए टैलेंट चाहिए और मॉर्निंग स्टार के लिए टैलेंट प्लस लक चाहिए, क्योंकि अब औरोवरस क्लैन में कोई भी प्योर ब्लड जाइंट किमियन सरपेंट वॉरलॉक नहीं है, नहीं बचा है। जेनरेशन के साथ ब्लड लाइन एकदम धुंधली पड़ गई है। तीनों एल्डर जो मॉर्निंग स्टार तक पहुंचे हैं उन्हें सिर्फ रिसोर्स और एफर्ट नहीं, एक बड़ी किस्मत भी चाहिए थी। लेलिन के लिए वो कॉन्फिडेंट है कि अपने ब्लड लाइन की प्योरिटी के बारे में, और होना भी चाहिए क्योंकि एक एआई चिप की डायरेक्टली जाइंट किमियन सरपेंट के जीन्स को एक्सट्रैक्ट करके उसकी ब्लड लाइन में डाल दिया था। लेलिन को शक है कि उसकी ब्लड लाइन फर्स्ट जेनरेशन कीमियन वॉरलॉक जैसी प्योर हो सकती है, जो एक मॉर्निंग स्टार गारंटेड पाथ होता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट भी है दोस्तों। अगर लेलिन सिर्फ अपनी ब्लड लाइन पे डिपेंड करके करे तो अभी वो सिर्फ रैंक 1 होता, 500 साल की उम्र में रैंक 3 बनता और 900 साल में मॉर्निंग स्टार तक पहुंचता। पर लेलिन ने ये सब 100 साल से भी कम में किया था। वो इतना फास्ट ग्रो कर रहा था कि उसकी ब्लड लाइन उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही थी। ये एक यूनिक प्रॉब्लम है। नॉर्मली वॉरलॉक अपनी ब्लड लाइन से आगे नहीं जाते, पर लेलिन इस सिचुएशन में भी यहाँ पर उसका खुद का पावर ब्लड लाइन ग्रोथ से ज़्यादा फास्ट था। इसका मतलब वो अगर कुछ नहीं करता तो भी स्लोली ग्रो तो कर सकता था, पर 900 साल वेट करना बहुत रिस्की है। इतने लंबे टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो लेलिन डिसाइड करता है खुद मेहनत करो और शॉर्टकट ढूंढो। लेलिन रोबिन से पूछता है, क्या कोई तरीका है ब्लड लाइन ग्रोथ स्पीड करने का? रोबिन हंसते हंसते रोते हुए फेस बनाता है क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल प्रॉब्लम है, पर कह देता है कि हाँ, ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं क्लान में।
तभी कैसा इंटरप्ट करती है और एक मटेरियल का नाम लेती है, लामिया हायर। लेलिन तुरंत एआई चिप से ना क्वायरी करता है, यहाँ पर पूछता है, और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सुन के उसकी आंखें फट जाती है। लामिया हायर एक एंशियंट प्रीसियस मटेरियल है, रैंक 3 मटेरियल, पर रेयरली रैंक 4, मतलब सिर्फ मॉर्निंग स्टार से ही इसे ना ऑब्टेन कर सकते हैं। और लामिया खुद वो स्नेक ड्वागर की डायरेक्ट डिसेंडेंट थी, रेडियन मून लेवल की पावर रखती थी बहुत एडल्टहुड में। मतलब भाई समझ रहे हो, यहाँ पर डोवेगर डोवेगर वो स्नेक है जो ना इन सबकी ना एंसेस्टर है, और उसकी डिसेंडेंट थी ये लामिया। और ये एडल्टहुड में ही, मतलब रेडियंट मून लेवल, मतलब रैंक 5 मैगस तक पहुंच चुकी थी। ये मैगस स्टार से भी ना एक फुल रैंक, मॉर्निंग स्टार से फुल रैंक ऊपर का लेवल है। और पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में गिने चुने मैगस ही इस लेवल पे ना पहुंचे हैं। लेलिन का रिएक्शन प्योर शॉक में है, और वो बोलता है मैं तो एक मॉर्निंग स्टार को भी अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं रखता, और ये लोग रेडिएंट मून की बात कर रहे हैं। पर लेलिन एक स्मार्ट आदमी है, वो जब ये सुनता है कि तो इमिडिएटली सोचता है कैसा ने ये टॉपिक क्यों उठाया, क्या मेंटोर गिलबर्ट के पास कुछ लामिया हायर हैं। एंसेंट लामिया एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पर उनके रिमेन्स कुछ मैगस ने कलेक्ट करके रखे हैं, मतलब रखे हो सकते हैं सेंट्रल, मतलब सेंचुरीज पहले। और गिलबर्ट एक बहुत पावरफुल मॉर्निंग स्टार मैगस है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेलिन की आंखें चमक उठी, एक नया गोल सेट हो गया उसके दिमाग में। कैसा ना यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करती है वो लेलिन को ना लामिया हेयर के बारे में ना और डिटेल में बताती है। वो कहती है कि लामिया हेयर जाइंट किमियन सर्पेंट ब्लड लाइन को नरिश करता है। ये इतना वैल्यूएबल है कि जो भी इसे, मतलब इसके पास होता है, वो कभी बेचता नहीं है, सीधा यूज कर लेता है। इसके अलावा कैसा रिवील करती है कि मेंटोर गिलबर्ट ने अपनी यूथ में लामिया हेयर ऑब्टेन किया था, और शायद यही वजह थी कि वो मॉर्निंग स्टार लेवल तक पहुंच सके। लेकिन ये सुन के रियलाइज करता है ये सिर्फ मटेरियल सिर्फ रेयर नहीं है, मतलब गेम चेंजिंग है ये। पर इतना पावरफुल मटेरियल मिलेगा कहाँ। लेलिन के पास अभी कोई क्लू नहीं था। बैंक्यूट खत्म होता है, पर लेलिन ने नोटिस किया था कि जब लामिया हेयर का टॉपिक आया था, रोबिन का एक्सप्रेशन सडनली बदल गया था। तो वो रोबिन को अपनी प्राइवेट स्टडी में बुलाता है। दोनों बड़े आराम से वाइन पीते हैं, हार्वेस्ट ईयर की एकदम ग्रैप वाइन, रॉयल का ट्रिब्यूट था। और फिर लेलिन सीधा पॉइंट पे आता है और बोलता है, सीनियर, जब लामिया हेयर का जिक्र हुआ तुम्हारा चेहरा कुछ और बोल रहा था, बताओ कंडीशन क्या है। रोबिन इम्प्रेस्ड होता है लेलिन की डायरेक्शन, उसकी सोच की वजह से, और वो कहता है कि कोई प्राइज नहीं चाहिए, बस एक वादा करो ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। लेलिन ने अपने रॉयल ब्लडलाइन की कसम खाता है, जो इस मैगस वर्ल्ड में एक बाइंडिंग ऑथ होती है। रोबिन सेटिस्फाई हो जाता है और बात शुरू करता है। रोबिन रिवील करता है यहाँ पर फॉरगॉटन लैंड के ईस्टर्न रीजन में एक पॉकेट डायमेंशन डिस्कवर हुआ है। अब यहाँ लेलिन का एआई चिप एक्टिवेट होता है और हमें एक्सप्लेन होती है फॉरगॉटन लैंड की कहानी। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार मैगोस, ये लोग रैंक 4 के ऊपर के मैगोस होते हैं। इनकी पावर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी होती है, एक ही फाइनल टेक्निक पूरे देश को मिटा सकती है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था कि मैगोस, मॉर्निंग स्टार मैगोस अपनी अपनी फुल पावर कभी यूज नहीं करेंगे, पर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट इतने बड़े हो जाते हैं कि लड़ाई रोकी नहीं जा सकती। और जब दो मॉर्निंग स्टार मैगोस लड़ जाते हैं तो पूरा एरिया एकदम ख़त्म हो जाता है। कुछ एरियाज तो इतने डैमेज हो जाते हैं कि वहाँ एलिमेंटल पार्टिकल लीक होने लगते हैं। कोई भी मैगस वहाँ जाए तो उसकी स्ट्रेंथ ड्रॉप हो सकती है। धीरे धीरे ये एरियाज लैंड ऑफ डेथ बन जाते हैं। वहाँ सिर्फ स्ट्रेंज क्रिएचर और क्रिमिनल रहते हैं जो नॉर्मल सोसाइटी में फिट नहीं होते। फॉरगॉटन लैंड ऐसी ही एक जगह है, डेंजरस, बैरन और भोली भाली जगह बिल्कुल नहीं है वो। अब लेलिन पूछता है, ये पॉकेट डायमेंशन क्या क्या है ये एग्जैक्टली। रोबिन एक्सप्लेन करता है, ये पॉकेट डायमेंशन किसी एंशियंट मॉर्निंग स्टार क्लास में डैमेज हुआ था, पर इसके सेल्फ रीजनरेशन एबिलिटी की वजह से इसका एक छोटा हिस्सा सरवाइव कर गया और अभी रिसेंटली अंदर यहाँ पर आया है। रोबिन की आंखें ग्रिड से भरी जाती है। वो एक काला पट्टा ब्लैक लीफ निकालता है, और जैसे ही वो अपीयर होता है लेलिन की बॉडी, उसकी ब्लड लाइन एकदम ठरक जाती है।
लेलिन उस पट्टे को हाथ में लेता है। उस पे एक ऑरा है जो फेंट तो है पर इतनी टेरिफाइंग है कि लेलिन डरा हुआ फील करता है। ये लामिया का ऑरा है। लेलिन रियलाइज करता है लामिया एक एंशियंट बीइंग थी जो रेडियंट मून लेवल यानी रैंक 5 की पावर रखती थी। वो जाइंट सरपेंट को स्पेल से कंट्रोल करती थी। सिर्फ उसकी ओरा का ट्रेस ही लेलिन जैसी पावरफुल वॉरलॉक को डरा सकता था। तो सोचिए वो खुद कितनी टेरिफाइंग रही होगी। रोबिन आगे बताता है कि ये पॉकेट डायमेंशन एक एंशियंट वॉरलॉक ऑर्गेनाइजेशन का था जिसका नाम था क्विक सैंड। ये क्विक सैंड औरोब्रस क्लान से ना बिल्कुल अलग था। औरोब्रस में सिर्फ एक ही ब्लड लाइन के वॉरलॉक ना एक्सेप्ट किए जाते हैं, पर क्विक सैंड में हर तरह की ब्लड लाइन वॉरलॉक वहाँ पर बहुत मिक्स्ड और कॉम्प्लिकेटेड मेंबर रहते थे। कुछ के पास तो ना ऐसे ब्लड लाइन थे जो सिर्फ मिथ में सुने जाते थे, मतलब लेजेंडरी लेवल क्रिएचर का खून। क्विक सैंड के मेन काम था वो ब्लड लाइन मॉड्यूलेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करना। ये पॉकेट डायमेंशन उनका सीक्रेट लैब था जहां वो ब्लड लाइन मिक्स करते थे और एक्सपेरिमेंट चलाते थे। पर ये सब एंशियंट टाइम की बात है। एंशियंट फाइनल वॉर में क्विक सैंड कम्प्लीटली खत्म हो गया और ये पॉकेट डायमेंशन एकदम बर्बाद हो गई। अभी सेंचुरीज बाद ये फिर से मिल गया है। रोबिन लेलिन को मिशन के बारे में बताता है। टीम होगी रोबिन हाइड्रोफेज रैंक 3 का एडवांस स्टेज और कैसा वेपियर फेज, लेलिन वेपियर फेज। लेलिन समझ जाता है रोबिन ने लूसियन को क्यों नहीं बुलाया, गिलबर्ट को क्यों नहीं बताया। सिंपल लॉजिक है, अगर लूसी ने आया क्रिस्टल फेज है वो सब रिसोर्स ले जाएगा। अगर गिलबर्ट को बताया सीनियर है मैक्सिमम शेयर उनका होगा। 3 लोग का टीम रोबिन हाइड्रोफेज में वो दोनों वेपियर फेज में और इजीली सब ट्रेस कर सकता है दोनों को, इसलिए ये फेयर रहेगा उसके हिसाब से। बहुत दिमाग वाला था, मतलब इन तीनों में से वही सबसे पावरफुल होगा ना, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ले सकता है। इसके लिए इसने लूसियन और मॉर्निंग स्टार उसको ना गिलबर्ट को नहीं बताया था। लेलिन इन सब कैलकुलेशन को समझ जाता है और डिसाइड करता है रिस्क है पर रिवार्ड भी बहुत बड़ा है, मैं जाऊंगा। रोबिन कहता है 3 महीने में हेडक्वार्टर से मिलेंगे और साथ चलेंगे। मतलब 3 महीने बाद का प्लान हो गया है यहाँ पर। वो एक इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट भी देता है फॉरगॉटन लैंड और पॉकेट डायमेंशन के बारे में। बाद में जब रोबिन चला जाता है लेलिन अकेला बैठ के एआई चिप से डॉक्यूमेंट स्कैन करवाता है। रिजल्ट ये है कि रोबिन की दिल मतलब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिया था ना इंफॉर्मेशन जेन्युइन था, उसकी पहले की इंफॉर्मेशन से मैच करती थी और इवन मोर डिटेल में लिखा हुआ था। लेलिन सोचने लग जाता है यहाँ पर क्विक सैंड के बारे में। इतना पावरफुल एंशियंट ऑर्गेनाइजेशन था पर फाइनल वॉर में खत्म हो गया। उनका पॉकेट डायमेंशन कितना कुछ छुपा के रखा होगा। यहाँ पर ना लेलिन सोच रहा है कि ना पॉकेट डायमेंशन में जो लामिया हेयर मिला है वो शायद किसी एंशियंट लामिया का कैप्चर करने का नहीं, बल्कि किसी वॉरलॉक ने अपनी लामिया ब्लड लाइन को इतना कॉन्सेंट्रेटेड किया कि वो एकदम अपने ना मतलब प्योर फॉर्म में ना पहुंच गया, मतलब कंप्लीटली अपने ओरिजिनल क्रिएचर के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। ये होता है जब किसी वॉरलॉक की ब्लड लाइन प्योर लिमिट तक कंप्रेस हो जाती है। वो अपने ह्यूमन फॉर्म को खो देता है और सच में वो क्रिएचर बन जाता है जिसका उसके अंदर खून है। लेलिन के लिए वो बन जाता एक जाइंट कीमियन सरपेंट। लेलिन ये इमेजिन करता है रोजाना कच्चा खाना का निगलना और जब मन करे तो फीमेल सर्वेंट ढूंढना, और वो थरथरा जाता है। नहीं भाई ये नहीं चाहिए। लेलिन का डिसीजन क्लियर है, मॉर्निंग स्टार तक पहुंचना है पर इंसान रहना भी जरूरी है। एक और रीजन है लेलिन के आत्मविश्वास से, मतलब ना वो जो प्योर है ना प्योर ब्लड लाइन से डरने का मेंटल कंट्रोल। जितना ज़्यादा तुम अपने ब्लड लाइन सोर्स के करीब हो उतना ज़्यादा हायर बीइंग तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। एंशियंट वॉर में स्नेक डॉवेगर जो एक सुप्रीम बीइंग है उसने जाइंट कीमियन सरपेंट को अपने पाउन की तरह यूज किया था। वो सब दूसरी दुनिया के बींग से लड़ रहे थे पर एक्चुअली स्नेक डावेगर के लिए कैनन फोल्डर बन रहे थे। लेलिन ये बिल्कुल नहीं चाहता था इतनी मेहनत करना, मतलब करके स्ट्रांग होना और फिर किसी और का पपेट बनना। वो ये सह नहीं सकता था, ये कभी होने भी नहीं देगा। तो कंक्लूजन ये है कि मॉर्निंग स्टार तक पहुंचो पर अता विषम, मतलब वो प्योर ब्लड लाइन से दूर रहो। बैलेंस ही बेस्ट स्ट्रेटजी है। अब लेलिन एक इम्पोर्टेंट चीज करता है, वो अपना कॉइन ऑफ डेस्टिनी निकालता है।
ये एक मैजिकल कॉइन है जो लेलिन ने खुद बहुत मुश्किल से बनाया है, अपना खून और आंसू लगा के। घंटा खून और आंसू, कितने लोगों को मारा है ये नहीं पढ़ूंगा मैं, आगे देखो। लेलिन कॉइन टॉस करता है और सोचता है ये मैं पॉकेट डायमेंशन में जाके सिर्फ वापस आ सकता हूँ या नहीं, उससे पूछ रहा था कॉइन से। और यहाँ पर कॉइन गिरता है, लगबड़ वाली साइड ऊपर आती है, मतलब हाँ सक्सेस मिलेगी, पर साथ में कॉइन पे हल्की दरारें पड़ जाती है। ये क्या मतलब है? लेलिन समझ जाता है काम तो होगा पर कोई मॉर्निंग स्टार लेवल की पावर बीच में आएगी। ये कॉइन क्रैक तब करता है जब प्रिडिक्शन में ना मॉर्निंग स्टार से या उससे ऊपर का कोई बिंग ना इन्वॉल्व हो जाए। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा ना क्रैक होगा, और एक दिन ये कॉइन तमाम एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेनिन को पता है ये कॉइन दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है, पर अभी वो कंफ्यूज है और बोलता है क्या पॉकेट डायमेंशन में कोई मॉर्निंग स्टार क्रिएचर सोया हुआ है क्या, या बाहर से कोई मॉर्निंग स्टार मैगोस इंटरफेयर्स मतलब इंटरफेयर कर रहा है। कॉइन की प्रोफेसी भेजी हुई है, मतलब एकदम ना करेक्ट तो नहीं होती, मतलब सिर्फ रेफरेंस पॉइंट करती है। डेस्टिनी को पकड़ नहीं सकते इतनी आसानी से, मतलब यही बोलना चाह रहा है। और यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और लेलिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वो अपने मेगस टावर के लिए इंचांटमेंट वॉक कर रहा है, मेटल प्लेट्स पे कॉम्प्लिकेटेड रूइन कर्व कर रहा है। पार्कर उसका मेन सबऑर्डिनेट देख के दंग रह जाता है। वो सोचता है 100 साल से कम उम्र में वैपियर फेज पोशनरिंग में ग्रैंड मास्टर लेवल, और अब इंचांटमेंट में भी मास्टर लेवल, यार ये तो पागल फ्रीक है, मॉन्स्टर है। पर लेलिन एक्चुअली एआई चिप की हेल्प से ये सब करता है। उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न करना बिल्कुल इजी है। वो एक्चुअली इंटेंशनली कुछ प्लेट फिल करता है ताकि लोग उसे सुपर नेचुरल ना समझे। और यहाँ पर लेलिन पार्कर को इंस्ट्रक्शन देता है, मैं जाने वाला हूँ, मेगस टावर की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करो, पर स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट मत करना, वो काम मैं खुद वापस आकर करूँगा। स्पेल फॉर्मेशन को लाइफ देना, ये काम सिर्फ लेलिन खुद करेगा। इससे टावर कंप्लीट होगा और उसकी अपनी स्पीड भी होगी और हर चीज़ लेलिन के कंट्रोल में रहेगी। पार्कर पूछता है मास्टर, मास्टर क्या आप लंबी यात्रा पे जा रहे हैं? एक मैगोस अपना हाफ बिल्ड टावर छोड़ के जाए, ये बहुत अनयूजुअल है। पर लेलिन के लिए लामिया हेयर की टेम्पटेशन इतनी ज़्यादा है कि वो रुक नहीं सकता। कुछ दिन बाद न यहाँ पर फॉस्फोरस स्वैम्प के बाहर सब लोग इकट्ठा होते हैं। रोबिन एकदम लेलिन को हक करता है और बोलता है आखिरकार आ गए, हम वेट कर रहे थे तुम्हारा। लेलिन एकदम माफ़ी मांगता है थोड़ा लेट आने के लिए और कैसा को ग्रीट करता है। अब टीम देखते हैं दोस्तों। जाइंट किमियन सरपेंट वॉरलॉक टॉप टायर, रोबिन लीडर है हाइड्रोफेज वाला, कैसा वैपियर फेज, लेलिन वैपियर फेज, नोआ रोबिन का नेफ्यू, क्या ये भी आया है? नोआ रोबिन का नेफ्यू, अच्छा। और विन रेड आंखें, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड लाइन, रैंक 3 बहुत प्रॉमिसिंग यंगस्टर है। ब्लैक हॉरल स्नेक वॉरलॉक, सपोर्ट टाइप, रोबिन के 5 सबॉर्डिनेट हैं, केसा के 3 फैमिली मेम्बर हैं। टोटल लोग 12 लोग हैं, सब रैंक 3 के। लेलिन अकेला है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं लाया उसने। पार्कर यूजफुल नहीं होता इस एक्सपेक्टेशन में, तो उसने घर पे ही रखा। थोड़ा पिटफुल लगता है, लेलिन अकेला खड़ा है पर वो खुद एक टीम के बराबर है। रोबिन बोलता है चलो फॉरगॉटन लैंड बहुत दूर है, एयरशिप से भी 1 महीना लगेगा। दोस्तों सोचो 1 महीने की एयरशिप जर्नी, ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट कितना बड़ा होगा। और वो जहाँ जा रहे हैं ना एक ऐसी जगह है जो एंशियंट बैटल से बर्बाद हो चुकी है, डेंजरस क्रिएचर से भरी है, एक मिस्टीरियस एवोंडेंट पॉकेट डायमेंशन जिसमें रेडिएंट मून लेवल की लामिया के ट्रेसेस हैं, और प्रोफेसी के मुताबिक मॉर्निंग स्टार लेवल की कोई चीज उसका रास्ता रोकेगी। 12 रैंक 3 वॉरलॉक, पर ओरोबोरस क्लैन में कोई हल्ला गुल्ला नहीं। क्यों? क्योंकि ना वॉरलॉक के लिए एडवेंचरिंग और पॉकेट डायमेंशन एक्सप्लोर करना बिल्कुल नॉर्मल है, और इनकी लाइफ इतनी लंबी होती है कि काफ़ी सालों की गायबी भी कोई किसी को खास नोटिस नहीं करता। सब ने अपने ऑरा सप्रेस किए हुए थे। वो सब ऑर्डिनरी एडवेंचरर की तरह डिस्गाइज में एक एयरशिप में न सवार होते हैं। एयरशिप पे एक बड़ा सिंबल था, फेल और फैमिली का। लेलिन ये देख के अंदर से इम्प्रेस्ड हो जाता है। ये फैमिली पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट की एरियल ट्रांसपोर्ट मोनोपोली अपने हाथ में रखी है। कितनी बड़ी पावर है ये अकेले के लिए।
डेक पे खड़े लेलिन के पास कैसा आती है परफ्यूम की खुशबू के साथ। वो रेलिंग में लीन करती है, अपना फिगर डिस्प्ले करती है और डायरेक्टली पूछती है, जर्नी बोरिंग हो रही है, मेरे रूम में चलोगे फन के लिए। लेली ने आंखें घुमाता है, वो जानता है ये वॉरलॉक नॉवल में कंप्लीटली नॉर्मल बिहेवियर है। मतलब क्या बोले यार, लंबी उम्र बड़ी पावर, ये लोग रूल्स अपने हिसाब से बनाते हैं। पर लेलिन मुस्कुराता हुआ एक यीपिक लाइन बोलता है, माफी चाहता हूँ, आज नहीं, पर जब मैं अपने सीड मतलब बेचने का डिसाइड करूंगा तो आप पहले जानेंगे। कैसा बिना शर्माए लाफ करती है, हंसती है और बोलती है, कितना अफसोस। और फिंगर लेलिन के चेस्ट पे रखने लगती है, सर्कल बनाने लगती है। फिर वो टॉपिक चेंज करती है और एक बॉम्ब ड्रॉप करती है। कैसा कैजुअली पूछती है, फ्रिया और मिरिंडा को जानते हो? बॉम्ब ही फोड़ दिया सच में। मुझे लगा क्या बात कर रहे हैं, लेकिन बॉम्ब तो सच में फोड़ा है इसने। लेलिन अनकंफर्टेबल हो जाता है और बोलता है, हाँ कुछ बार मिला हूँ। ये दोनों फीमेल वॉरलॉक हैं जो क्लियरली लेलिन के पीछे पड़े हैं और मतलब क्या बोले, पागल हैं एकदम अपने पावर के रूप में। और अभी तो इंजर्ड हैं इसलिए इसके पीछे नहीं पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर कैसा हंसते हुए बताती है कि उन दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि लेलिन उनका पति बनेगा। जो भी फीमेल वॉरलॉक लेलिन की तरफ आंखें उठाएंगी उन्हें इन दोनों से डील करना पड़ेगा। लेलिन ऑलमोस्ट कर्स हो जाता है, ये दोनों पागल हैं, मतलब दिमाग खराब हो गया लेलिन का। कैसा और मजे लेती है। मिरिंडा के मतलब सबसियस वेल स्किल की बात करते हैं। फिर वो विस्पर में कहती है, फ्रिया के बारे में कुछ पर्सनल डिटेल बताती है। मतलब यहाँ पर ना मिरिंडा और फ्रिया की ना डिटेलिंग बता रही है, दोनों किस किस चीज़ में अच्छे हैं, किधर किधर से अच्छे हैं। और लेलिन का रिएक्शन, उसकी बॉडी एकदम कोल्ड हो जाती है, बिल्कुल आइस जैसी। कैसा शौक में लेलिन को फेस दिखती है, इमोशनलेस, क्लियर आइज, जीरो रिएक्शन। ये देख के कैसा जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हो जाती है और बोलती है, तेरी ब्लड लाइन और इमोशनल कंट्रोल इतना स्ट्रांग है, अब समझ आ फ्रेया क्यों तेरे पीछे पागल है। और वो चली जाती है लेलिन को अकेले खड़ा एकदम यहाँ पर देखकर, और वो चली जाती है भाई, कुछ बोलती नहीं है ज़्यादा क्योंकि वो एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन दे रहा था ना। और यहाँ पर अब लेलिन की तरफ दिखाया जाता है। लेलिन सोचता है कैसा कि हाफ फल्टिंग जेन्युइन थी। फीमेल वॉरलॉक अपनी ब्लड लाइन डेटोरेशन से मतलब डरा हुआ है। मतलब इसका जो ब्लड लाइन है ना तेजी से गिरावट में जा रहा है ना, प्योर ब्लड लाइन नहीं है अभी। तो वो लोग अपने अभी डरे हुए हैं। अगर लेलिन उनसे मिल जाए तो वो लिटरली उसकी ब्लड लाइन स्टील कर सकते हैं, मेथड और स्पेल के थ्रू। लेलिन के दो बड़े डर हैं। डर नंबर 1, उसकी ब्लड लाइन ए चिप ने प्यूरिफाई की है, ऑलमोस्ट फर्स्ट जेनरेशन कीमियन सरपेंट लेवल की प्यूरिटी। वो अपनी रियल स्ट्रेंथ छुपा सकता है पर नया पैदा हुआ बच्चा नहीं छुपा सकता। अगर किसी मॉर्निंग स्टार मैगस ने उसकी ब्लड लाइन की प्यूरिटी देख ली, वो लेलिन को ब्रीडिंग मशीन बना देगा। और ये और बुरा होगा, सीधा उसकी ब्लड लाइन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और डर नंबर 2, अगर कोई फीमेल मैगस उसे ट्रिक करके डिसेंडेंट क्रिएट कर ले तो वो बच्चे दूसरे क्लान्स में राइज होंगे, लेलिन का खून दूसरे की लॉयल्टी बनेगा। तो कंक्लूजन ये है कि जब तक फुल्ली सेफ ना हो कोई डिसेंडेंट नहीं। पर लेलिन एक प्रैक्टिकल बात भी सोचता है, अगर फ्यूचर में मॉर्निंग स्टार बन के अपना क्लान बनाना हो तो फीमेल कीमियन वॉरलॉक ही बेस्ट चॉइस होंगी। क्योंकि ऑर्डिनरी इंसान जो बच्चे होंगे उनके साथ उनकी ब्लड लाइन हाफ से कम हो जाएगी और ये प्योर नहीं रहेंगे। लॉन्ग जर्नी के बारे में लेलिन का एटीट्यूड सिंपल है, टोटली चिल है वो। वॉरलॉक के लिए लंबी जर्नी बोरिंग नहीं होती। वो अपने रूम में मेडिटेट करते रहते हैं और फेलोर फैमिली की फर्स्ट क्लास कैबिन एकदम लग्जरी है। लेलिन सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ खाने से। दोस्तों याद है ना, वो टॉयलेट जोन से आया है जहां इन्वायरमेंट बहुत बेकार था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का खाना उसके लिए लिटरली एक अपग्रेड है। सिंपल चीज़ों में भी उसका खुश रहता है वो। वहाँ का खाना लिटरली अच्छा है, यही बोलना चाहता है। यही तो होता है जब तुम मुश्किल जगह से आ जाओ तो। 1 महीने बाद एयरशिप डिसेंड करती है और अनाउंस होता है, सन सिटी स्टेशन। ये फॉरगटन लैंड की बॉर्डर है। लेलिन नीचे देखता है, ऑरेंज धूप, एकदम ग्रे ब्राउन वॉल्स, एक रन डाउन बैरन जगह, एकदम खाली सूखी जगह। और एयर चिप तुरंत वार्निंग देता है, एनर्जी पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ
10 से 20% कम है बाकी दुनिया से। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है मैगोस के लिए। स्पेल कास्ट करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, पावर वीक होती है, और अगर कोई अचानक इस इन्वायरमेंट में आ जाए तो पैनिक में चला जाएगा। पर लेलिन बिल्कुल चिल है वो, क्योंकि ना वो साउथ कोस्ट और ट्वाइलाइट जोन से आया है, जहाँ एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन सेंट्रल जो कॉन्टिनेंट है ना, इस कॉन्टिनेंट से आधी थी। वो तो ऑलरेडी लो एनर्जी इन्वायरमेंट में काम करने का एक्सपर्ट है। जब बाकी लोग स्ट्रगल करेंगे, लेलिन का ये ना एक हिडन एडवांटेज होगा उसके लिए, उसको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करेंगे। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो कल वीडियो आएगा या नहीं मैं पक्का नहीं कह सकता। तो वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।